बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय के हिंदी साहित्य एमए उत्तरार्ध के सभी छात्र और छात्राओं का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आपको जैसा कि ध्यान होगा कि हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ रहे थे। उनका जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित सत्य हरिश्चंद्र नाटक है, उसके विषय में और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि उनके जो नाटक हैं वो जो 18 नाटक है उनके उनके विषय में भी मैंने आपको संकेत किए थे। आज हम बात करते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो समग्र लेखनी है वो किन किन रूप में हमारे हिंदी साहित्य के समक्ष आती है। तो उसे हम लगभग 6 भागों में बांट सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्होंने नाटक नाटिकाएं जो जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं वो तो लिखे ही हैं, प्रथम भाग में उसको रख सकते हैं। द्वितीय भाग में हम उनके इतिहासों का जो संग्रह है उसको ले सकते हैं, जिसमें कई महापुरुषों की जीवन चरित्र भी वर्णित हैं। तीसरी बात हम करेंगे उनकी कविताओं के विषय में जो है वो उसका संकेत मैं करना चाहती हूँ। और चौथे संग्रह में हम रख सकते हैं उनका भक्ति सर्वस्व जो 18 ग्रंथ जिसमें संकलित हैं। और पांचवें भाग में हम देख सकते हैं उनका काव्यामृत प्रवाह। और छठे भाग में भारतेंदु जी के संग्रहित लिखे हुए जो चुटकुले हैं, निबंध हैं और फुटकर अन्य रचनाएं हैं। तो बहरहाल सबसे मोटी बात यही है कि भारतेंदु जी ने इतना लिखा और बहुत संक्षिप्त जीवन काल में उन्होंने जो कुछ किया वो उनको जीवन में न सिर्फ उसने आदर दिलवाया बल्कि मृत्युपरांत भी आज भी हम उन्हें हिंदी साहित्य के जो आधुनिक युग के प्रवर्तक के रूप में मानते हैं। और तमाम जो गद्य विधाएं हैं उनका उन्होंने किस तरह से प्रणयन किया, सूत्रपात किया, इसलिए उनका नाम आज भी बहुत आदर और सम्मान से लिया जाता है। उनकी जो साहित्य सेवा है उसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो देख सकते हैं कि उस समय अंग्रेज़ों के प्रभाव से और मुस्लिम जो शासक थे उनके प्रभाव की वजह से उर्दू और अरबी फारसी के जो शब्द हैं वो ज़्यादा प्रचलन में थे। लेकिन भारतेंदु जी ने अकेले ही अपनी हिंदी भाषा के भीतर जो है वो अपने सांस्कृतिक पक्ष को प्रबल करते हुए तत्सम शब्दावली का भी यहाँ पर उन्होंने जोरदार समर्थन किया। और बल्कि कहना चाहिए कि जो उनके गुरु थे उनका भी विरोध करके उन्होंने उस रूप में हिंदी को एक नई दिशा दी, क्योंकि उससे पहले हिंदी साहित्य के लिए कोई अपनी शैली, कोई अपना प्रवर्तन के लिए कोई एक एक सेट पैटर्न नहीं था। बावजूद उस सब के भी उन्होंने अपने जो हिंदी है उसको उन्होंने एक नया स्वरूप प्रदान किया। और डॉक्टर ग्रियर्सन इसीलिए कहते हैं कि वो उत्तर भारत के सर्वप्रथम समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी आलोचनाएं हास्यपूर्ण, व्यंग्यात्मक और विचारों की एक पैनी दृष्टि के साथ में समीक्षा किया करती थी। तो जहाँ तक हम उनकी बात करते हैं, उनकी जो अपनी शैली है जिसकी वजह से उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी है, तो सिर्फ और सिर्फ लगभग 17 वर्ष का जो कार्यकाल था उनका, लेखन काल था, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और उनके नाटकों में भी खड़ी बोली में उन्होंने कविता का प्रणयन करना शुरू किया और ये बताया कि खड़ी बोली हालांकि ब्रजभाषा और अवधी में लिखी कविताओं की एक अपना सौंदर्य है, अपना आकर्षण है और वो स्वयं भी उस आकर्षण से वशीभूत भी थे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने कविताएं जो है खड़ी बोली में रचित करके और एक हिंदी साहित्य की कविता को भी एक नई दिशा दी है। और जहाँ तक हम बात करते हैं उनके नाटकों की, क्योंकि हमारा नाटक ही मूल विषय भी है, तो ये सच है कि गद्य साहित्य का प्रणयन बहुत देर से हुआ और हिंदी में नाटक बहुत कम थे। जैसा मैंने आपसे चर्चा की थी कि संस्कृत से प्रभावित नाटक ज़्यादा थे और उसके अलावा रास, नौटंकी, तमाशों के रूप में नाटक की व्यवस्था एक लोक जीवन में प्रचलित थी। लेकिन उनसे पहले के अगर नाट्यकारों की हम बात करें तो देव कवि का भाषा प्रपंच नाटक, नेवास का शकुंतला, हृदयराम का हनुमान नाटक, भारतेंदु जी के पिता का जो है नहुष नाटक, राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला नाटक और ब्रजवासी दास का प्रबोध चंद्रोदय नाटक उपस्थित था। लेकिन अगर हम मूल्यांकन करें तो भारतीय सिद्धांतों के अनुरूप नाटकीय तत्वों का इनमें अभाव था और मौलिक नाटकों की तो कमी थी ही। सबसे महत्व की बात है कि उस समय ना तो पारसी कंपनियों का जन्म हुआ था और ना ही हिंदी में कोई नाटकीय रंगमंच स्थापित था, इसलिए भारतेंदु जी ने सभी दिशाओं में काम किया। उनके नाटकों में प्रभावती और आनंद रघुनंदन आदि गिने चुने नाटक ऐसे थे जिनको नाटकों के दृष्टिकोण से नाटक कहा जा सकता है, जो पहले के रचनाकार थे। अब हम बात करते हैं कि जो नाटकों के जन्मदाता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र,
उनका जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक है जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, मैं उसकी कथा जो है संक्षेप में आपको सुनाना चाहती हूँ। बहुत प्राचीन कथा है, आपको अच्छी तरह से पता है कि सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक बहुत प्रतापी राजा हुए थे और सत्य के कारण वो दुखी भी रहे। स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्होंने सर्वस्व बलिदान कर दिया और उनके सत्य पालन की ऐसी धूम मचती है कि इंद्र को भी अपने राजपाट की चिंता हो जाती है कि कहीं मेरा सिंहासन न डोल जाए। तो उन्होंने परम क्रोधी जो ऋषि विश्वामित्र थे उन्हें ये बात कह करके सहायता की मांग की और वो मुनि जो हैं वो एक अज्ञात नाम मुनि के प्रतिनिधि बन करके वहाँ जाते हैं। विश्वामित्र इनके पास में जाते हैं हरिश्चंद्र जी के पास में और बड़े ही गौरवपूर्ण तरीके से हरिश्चंद्र जी जो हैं दान दे देते हैं। लेकिन जब दक्षिणा देने की बात आती है तो उन्हें पता चलता है कि पूरा राजकोष तो मुनि का हो गया, तो अब ऐसे में वो क्या करें। तो उन्होंने अपनी पत्नी शव्या और पुत्र जो था रोहिताश्व उसको लेकर के काशी में जाते हैं और वहाँ अपने आप को बेच देते हैं। रानी को एक ब्राह्मण खरीद लेता है और रोहिताश्व को जो है वो शव्या के साथ जाना पड़ता है। उसी तरह से जब बाद में बात होती है तो राजा हरिश्चंद्र को जो अंतज्य जाति का समुदाय था उसने खरीद लिया था। इस प्रकार 1 सहस्त्र मुद्राएं देकर राजा ने अपने वचन का पालन कर लिया। लेकिन उसके बाद की उनकी जो कठिन परीक्षा हुई उसमें वो खरे उतरे जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और कफन मांगने का काम करते हुए राजा हरिश्चंद्र के समक्ष पहुंच करके जो सर्प से काटे हुए उस बेटे को लेकर के उनकी पत्नी आती हैं वहाँ मरघट पर, तो उनके विलाप से राजा को पता तो चल जाता है कि मेरा पुत्र है, लेकिन उन्हें जो शुल्क लेना पड़ता है तो उस आधे कफन को मांगते हैं। तो रानी जैसे ही अपने अपने वस्त्र का आधा भाग फाड़ करके उन्हें देने लगती है तो जैसे एकदम प्रकोप सा हो जाता है, पूरी धरती उस दुख से उस कष्ट से जो है वो कांप उठती है और भगवान साक्षात प्रकट होकर के हरिश्चंद्र जी को साधुवाद करते हैं, उनकी पत्नी का भी साधुवाद करते हैं और इस तरह से विश्वामित्र आदि सभी जो ऋषि मुनि थे उन्होंने राजा की प्रशंसा की और उन्हें राज्य वापस दे दिया। तो यहाँ ये इस नाटक का ये कथा आधार बनती है। और इससे पहले 2 नाटक संस्कृत के भी हैं इस कथानक पर लिखे हुए, जिसमें राजा सत्य हरिश्चंद्र नाटक है और दूसरा चंड कौशिक है। तो प्रथम के लेखक जो है प्रबंध शतक के रचयिता श्री रामचंद्र और दूसरे के आर्य क्षेमेश्वर। ऐसा जान पड़ता है कि भारतेंदु जी ने इन दोनों से सहायता भी ली है, लेकिन फिर भी इनका नाटक अपने आप में इनका अनुवाद नहीं कह सकते, एक पूर्ण मौलिक रचना के रूप में इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। और एक विशेष बात है कि इन्होंने अपनी इस नाटक में इन सब के चरित्रों का भी चरित्र चित्रण जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ में किया है। तो बहरहाल हम इस विषय में अब अगली कक्षा में फिर बाकी बातें करेंगे। तो अगली कक्षा तक के लिए आपके लिए शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने कोर्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, गुनते रहिए, समझते